हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। सो अभी तक हमने जेटपैक कंपोज के बारे में बात किया। ठीक है, हमने देखा कि हम कैसे कंपोजेबल फंक्शंस का यूज कर सकते हैं हमारे यूआई को क्रिएट करने के लिए। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात किया नेविगेशन के बारे में भी, कि जो भी हम यूआई क्रिएट करेंगे तो उनके बीच में हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको मैंने एक वीडियो सजेस्ट किया था इफेक्टिव नेविगेशन, जो इस प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो आप आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा भी होगा। तो अब यहाँ पे अपने को जेटपैक कंपोज का पूरा बेसिक आइडिया लग चुका है। ठीक है, हम कैसे यूआई क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे और हम ये देखेंगे कि डेटाबेसेस लाइक फायरबेस या फिर एपीआई के साथ में हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं क्लीन आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्ट लाइक फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इन एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है, क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है, वर्सेस एमवीवीएम और एनी पैटर्न। तो आपने इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, कि एमवीवीएम होता है अपने पास, एमवीपी होता है, एमवीआई होता है, एमवीसी होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं हमारे कोड बेस को स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, एंड इसके बाद आपने यहाँ पे सुना होगा क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में। तो क्लीन आर्किटेक्चर में बेसिकली हम जो भी हम फाइल्स रखते हैं ना, तो उनको हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और उन पैकेजेस के अंदर में हमारे सारे फाइल्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब लाइक क्लीन आर्किटेक्चर को हम अच्छे से देखेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं और क्यों हम करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आर्किटेक्चर वेज। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है पैकेजिंग वर्सेस मॉड्यूल। तो जो भी हमारा कोड बेस है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हम कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करें। तो पहले तो हम ये कर सकते हैं कि कोई फॉलो ही ना करें। ठीक है, कोई लाइक स्टैंडर्ड पैटर्न आर्किटेक्चर कुछ फॉलो ही ना करें। तो ये तो एक तरीका हो सकता है। ठीक है, बट वो कन्वीनियंट नहीं है अगर आप सच में आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो बड़े लाइक फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी भी हैं। ठीक है, एंड अगर आपको अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें क्या है, ठीक है, तो बस आप इतना जान लो कि यार अपने को एक पैटर्न या फिर एक आर्किटेक्चर तो फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, नॉट ओनली एंड्रॉइड, कोई भी। ठीक है, बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, वेब जो टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, कहीं भी एक आर्किटेक्चर एक पैटर्न तो फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, अब जब हम ये बोल रहे हैं कि कोई पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो हमारे पास आता है एमवीवीएम, एमवीआई, एमवीसी, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जो मोस्टली यूज होता है हमारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स के लिए, वो है अपना एमवीवीएम पैटर्न। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडल जो होगा, मॉडल मतलब टेक्निकल फील्ड में ना, मॉडल मतलब डेटा। ठीक है, डेटा रिलेटेड कुछ भी है तो उसको मॉडल बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आता है व्यू। तो व्यू मतलब मान लो अगर एक्सएमएल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अपना एक्सएमएल वाला व्यू। ठीक है, या फिर जेटपैक कंपोज के साथ बना रहे हैं तो हमारे कंपोजेबल्स, हमारे स्क्रीन्स। ठीक है, लास्ट में आता है व्यू मॉडल। सो व्यू मॉडल अपना एक क्लास होता है जो कुछ अपने को कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जब छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना एक पैटर्न हो गया। अब पैटर्न के बाद आता है आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में जो यहाँ पे पहला तरीका आता है ना, वो है पैकेजिंग। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके अंदर हम हमारे सारे फाइल्स को रखेंगे। तो वही अपना बेसिकली एक क्लीन आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, जो भी हमारा कोड बेस है हम उसको 3 लेयर्स में स्प्लिट कर देते हैं। डेटा लेयर, डोमेन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड दूसरा होता है मॉड्यूल। तो जैसे अभी आप देखोगे ना, ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, ऐप मॉड्यूल, एंड इसी के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। बट जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट देखोगे या फिर किसी स्टार्टअप का, या मतलब बड़े बड़े जो एप्स है ना, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। बट आप ये जान लो कि जो भी हम अभी कोड लिखने वाले हैं, ठीक है, या फिर हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स में या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स में, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये जो अपना ऐप है ना, ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, बट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाना ये भी आर्किटेक्चर का पार्ट है। ठीक है, बट इसको हम अभी स्किप करते हैं। बट हाँ, आप दिमाग में ये रखो कि ये जो भी हम अभी कोड लिखते हैं ये एक ही मॉड्यूल के अंदर रहता है, ऐप मॉड्यूल। बट हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोड बेस को एक बेटर आर्किटेक्चर देने के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड यहाँ पे लिखा है व्हाट इज फायदा। फायदा क्या है आर्किटेक्चर फॉलो करने का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं किया है। ठीक है, और आपने उस ऐप को प्ले स्टोर वगैरह में डाला है, और अभी आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट और फीचर्स ऐड करना चाहते हो, तो आपको ना बहुत दिक्कत आ सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जब आप फ्यूचर में कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करने जा रहे हो ना, तो आप कितनी इजीली ऐड कर पा रहे हो कोई फीचर्स, उसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है,
इसके बाद है यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपको फायदा क्या हो जाता है कि आप डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, उन पैकेजेस के बीच में, उन फाइल्स के बीच में। ठीक है, रीडाबिलिटी, तो मान लो कोई पैकेज है, ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर वाला है, तो प्रेजेंटेशन लेयर देख के ही अपने को, मतलब प्रेजेंटेशन पैकेज देख के ही अपने को आइडिया लग जाता है कि ठीक है, इसके अंदर जो भी अपना यूआई होगा, ठीक है, अगर जेटपैक कंपोज है तो कंपोजेबल फंक्शंस या फिर हमारे एक्सएमएल के व्यूज, वो सारे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर में होंगे। ठीक है, अगर डेटा पैकेज है तो डेटा के अंदर हमारे सारे डेटा रिलेटेड वर्क होंगे, ठीक है, जो भी डेटाबेस होगा या फिर कोई एपीआई होगा। ठीक है, ईजियर कोलैबोरेशन, तो मान लो कि कोई आपके प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है, तो उसको डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कोड बेस को समझने में। ठीक है, सो ये थे अपने कुछ फायदे अगर हम एक कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है, कंपोज फोर्सेस टू हैव एन आर्किटेक्चर। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक्सएमएल प्रोजेक्ट्स के साथ में काम किया होगा, तो आप एक चीज गौर करोगे, जो यूआई का पार्ट है उसके लिए पूरा अलग से फाइल होता है एक्सएमएल का। ठीक है, एंड जो भी हम यूआई से इंटरेक्शन वाला काम होता है, उसको हम एक दूसरे फाइल में करते हैं। ठीक है, लाइक कॉटलिन का फाइल या फिर जावा का फाइल। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर जो लाइक अपना एक्टिविटी या फ्रेगमेंट है, उसके अंदर हम डायरेक्टली सारा कोड लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक सारे के सारा अपना बिजनेस लॉजिक या फिर जो भी यूजर इवेंट्स है, सारे कोड हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप कंपोज प्रोजेक्ट्स को देखोगे, तो जो हमारे कंपोजेबल फंक्शंस हैं, वो लिखे किस में गए हैं, वो कॉटलिन में। अगर हम यूआई का पार्ट और जो भी बिजनेस लॉजिक का पार्ट, जो भी इवेंट्स होंगे यूजर के, अगर वो सारे हम एक ही फाइल में लिखते हैं, तो आप सोचो कितना मेस हो जाएगा हमारे कोड में। ठीक है, तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कंपोजेबल फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने को एक आर्किटेक्चर फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, उसके और भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जब भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे कंपोज के साथ में, तो आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि डू वी रियली नीड टू फॉलो एन आर्किटेक्चर। तो ये मेरे लाइक दिमाग में आता था, जब जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो काफी ये मेरे दिमाग में आता था कि यार अपने को क्या आर्किटेक्चर फॉलो ही करना चाहिए। तो इसका एक बेसिक सा आंसर है, देखो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लाइक आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे, एंड आपके कुछ फ्यूचर गोल्स भी हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर के कि हाँ, फ्यूचर में ये फीचर वगैरह ऐड करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो जब आप ये सब चीजें कंसिडर करते हो ना, या फिर जब आप कोई लाइक स्टार्टअप खड़ा करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इन केसेस के लिए ना, हाँ, आपको एक आर्किटेक्चर फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, बट अगर आप बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर मान लो कि मतलब आप स्टार्टअप भी खड़ा करना चाहते हो, बट आपका कोई ये सब ऐप है जिसमें बस दो ही फीचर्स है, और उसमें कभी आप फीचर ऐड ही नहीं करने वाले हो, ठीक है, आप इस चीज के लिए अगर ऐसे और हो ना, तो आप अवॉइड कर सकते हो कोई भी आर्किटेक्चर को फॉलो करना। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जब सीख रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो अपने को तो जॉब चाहिए। ठीक है, अब अपने को जब जॉब चाहिए तो किसी कंपनी में चाहिए, तो वहां पे जो कोड बेस होगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन आर्किटेक्चर या फिर ये जो मैंने मॉड्यूल वाला बोला था, ठीक है, ये उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, एंड ये जो मैंने बताया था मॉड्यूल वाला आर्किटेक्चर, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये तो आप तभी फॉलो करो जब आपके पास ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब जिसमें बहुत सारे फीचर्स होने वाले हैं, कोड बेस बहुत बड़ा होने वाला है, तभी आप इसको फॉलो करो। आपका छोटा सा मान लो कोई टू डू ऐप है, या फिर कोई नोट्स ऐप है, ठीक है, मतलब बेसिक्स ऐप है, तो उसमें आप ये मॉड्यूल वाला आर्किटेक्चर फॉलो मत करो। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट मत करो। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल भी एक बेटर आर्किटेक्चर के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, तो बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और अब हम चलते हैं बात करने क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पे मैं समअप करूँ जो भी हमने बात किया, सबसे पहले तो जो भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट ओनली द एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने को एक पैटर्न मिलता है, लाइक एक पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तब तो ये सब चीजें आप भूल ही जाओ। ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर पैटर्न ये सब भूल ही जाओ, नहीं फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले आता है पैटर्न का कॉन्सेप्ट। पैटर्न में अपने पास क्या क्या होते हैं, एमवीवीएम, एमवीसी, एमवीपी, ये सब आप सुने होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एमवीवीएम यूज होता है एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो हम एमवीवीएम पे ही बात करेंगे। एंड उसके बाद आता है क्लीन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट। क्लीन आर्किटेक्चर बेसिकली क्या करता है कि तीन पैकेजेस होते हैं, पूरे कोड बेस को तीन पैकेजेस में यहाँ पे स्प्लिट कर देता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि ये जो हम क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में जब अभी हम बात करेंगे, पैकेजेस क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट और फीचर वाइज ये दो चीज मैंने लिखा है, तो इस पे अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद एक चीज आता है और मॉड्यूल आर्किटेक्चर, कि हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट करते हैं।
तो अब हम चलते हैं और हम सीखते हैं क्लीन आर्किटेक्चर में कि हम कैसे पैकेजेस क्रिएट करते हैं और पैकेजेस के अंदर में हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट और पैकेजेस क्रिएट करके हम हमारे फाइल्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन करता हूँ। सर, JCK से टू मोबाइल प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग बन गया। JCK Jetpack Compose Kotlin। ये तो स्ट्रॉन्ग बन गया, और बताइए और क्या चाहिए। यूजर ऑथेंटिकेशन फीचर तो होना ही चाहिए। फैंसी सा स्टेयरकेस, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए बड़ा वाला फ्रिज होना चाहिए। बेसमेंट में होम थिएटर विद सराउंड होना चाहिए। मार्बल का फाउंटेन, मॉड्यूलर किचन और एक एक्वेरियम होना ही सालों तक ये कोड बेस स्ट्रॉन्ग। इसके लिए तो प्रॉपर आर्किटेक्चर होना ही चाहिए। तभी तो क्लीन आर्किटेक्चर चाहिए। ये नहीं होना ही चाहिए। क्लीन आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग तो कोड बेस स्ट्रॉन्ग। एंड अब चलते हैं हमारे ऐप मॉड्यूल पे। ठीक है, और ये अपना पैकेज है, इसके अंदर अपना सारा कोड होता है। ये पहला वाला पैकेज कॉम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका जो पैकेज स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, मान लो कि कॉम डॉट एप्स भी, मतलब यहाँ पे लाइक अगर आपने कुछ नाम रखा होगा तो वो आएगा, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एंड डॉट यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, सॉरी पैकेज का अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली ग्लोबल सर्च करना है। ठीक है, ग्लोबल सर्च के लिए आपको सिंपली यहाँ पे 2 बार शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। ठीक है, लगातार। तो यहाँ पे आपको एक विंडो देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आप सिंपली सर्च करो पैकेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैक्ट मिडिल पैकेजेस, ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखो अभी ये मेरे में ऑन है, अगर इसको मैं सॉरी ऑफ है, अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉम डॉट एप्स भी ऐसे डॉट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को ये उतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैं इसको हमेशा ऑफ रखता हूँ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैं ग्लोबल सर्च करूंगा एंड यहाँ पे बस सिंपली आपको पैकेजेस सर्च करना है और इसको कर देना है ऑफ। ठीक है, एंड ये है अपना रूट पैकेज। ठीक है, कंपोज प्लेलिस्ट, इसके अंदर हम सारे अपने पैकेजेस को रखते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, आपको यहाँ पे एक तो मेन एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये थीम वाला फोल्डर। ठीक है, अगर जेटपैक कंपोज वाला प्रोजेक्ट है तो। ठीक है, और हम जेटपैक कंपोज के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो इग्नोर वाला पैकेज है, तो ये वो पैकेजेस है जो मैंने क्रिएट किए थे। ठीक है, ये हमने नेविगेशन वाला था एंड यहाँ पे जो भी पार्ट्स वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ पे साइड इफेक्ट, जो भी हमारे फाइल्स थे, तो इसको भी आप इग्नोर करो इस पैकेज को। ठीक है, अगर हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने को बस ये अपना यूआई फोल्डर और ये अपना मेन एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना रूट पैकेज है, यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस क्रिएट करते हैं जो कि हमको क्लीन आर्किटेक्चर में क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 चीज रखा था, एक तो डायरेक्ट और एक फीचर वाइज। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब मैं मतलब ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये बस मैंने अपने से रखा है कि डायरेक्ट मतलब पूरे ही कोड बेस को हम लोग 3 पैकेज में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो वो पैकेजेस क्या होते हैं हम उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो पैकेज होता है वो होता है अपना डेटा पैकेज। ठीक है, डेटा लेयर। दूसरा होता है यहाँ पे, ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड इसके बाद जो मैंने आपको बताया था एक पैकेज मतलब लेयर, ठीक है, डोमेन, जो कि मैंने बोला था ऑप्शनल। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा कि क्यों मैं इसको ऑप्शनल बोल रहा हूँ। एंड लाइक इसको ऑप्शनल बोला जाता है क्योंकि जो भी हम लाइक डोमेन के अंदर कोड लिखते हैं ना, हम उन सब कोड को डेटा लेयर में भी रख सकते हैं और वहां से लाइक डेटा लेयर से हम डायरेक्टली हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट डोमेन लेयर में हम लाइक जो रिपोजिटरीज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लाइक यूज केसेस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो कोड बेस है वो और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 पैकेजेस होते हैं। तो ये जो इग्नोर पैकेज है इसको आप यहाँ पे अभी फुल्ली इग्नोर करो। ठीक है, डेटा, डोमेन, प्रेजेंटेशन एंड उसके बाद ये यूआई और मेन एक्टिविटी तो आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये यूआई तो नाम से ही पता चल रहा है यूआई, और ये मेन एक्टिविटी जो कि हमारा एक सिंगल एक्टिविटी होता है हमारे पूरे कंपोज के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमेशा क्या करता हूँ, क्योंकि ये यूआई का पार्ट है पूरा, ये यूआई पैकेज है। ठीक है, कलर, थीम, ये सारा चीज यूआई से रिलेटेड है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये जो यूआई पैकेज है इसको मैं प्रेजेंटेशन लेयर में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ तक हमने 3 पैकेजेस क्रिएट कर लिए हैं, डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम इनके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर हम क्या क्या पैकेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डेटा के अंदर देखो, जो भी डेटा वाला काम होगा हम डेटा के अंदर करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर
जो सबसे पहले हम पैकेज क्रिएट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेटा कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। मान लो कि आप जो भी डेटा लेके आ रहे हो वो किसी डेटाबेस से आ रहा है, जैसे मान लो फायरबेस है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक रिमोट पैकेज क्रिएट करोगे, ठीक है, या फिर मान लो एपीआई का केस है तब भी। अब देखो, अगर मान लो रिमोट रिमोट मतलब क्या बोल रहे हो कि हाँ डेटा ऐप के बाहर से आ रहा है, ठीक है, फिर वो हो सकता है कि कोई डेटाबेस है या फिर कोई एपीआई, ठीक है। तो रिमोट के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिमोट के अंदर, ओके सॉरी, रिमोट के अंदर हम सिंपली मान लो डेटाबेस है तो आप उसको सिंपली क्या बोल दो, डेटाबेस, ठीक है। अब रिमोट के अंदर ही अगर मान लो कि आप डेटा एपीआई से लेके आ रहे हो तो आप क्या बोल दो इसको, एपीआई, ठीक है। अब जैसे मान लो डेटाबेस के अंदर में भी डेटाबेस तो बहुत सारे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली पैकेजेस देखो, ये जो पैकेज है, पैकेज क्रिएट करने का लॉजिक है ना, ये आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे पैकेजेस रखोगे, जितने अच्छे आप पैकेजेस का नाम रखोगे, ठीक है, उतना अच्छा आपका एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये डेटाबेस के अंदर में मैं मान लो हमारे ऐप में दो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, एक अपना एक फायरबेस या फिर दूसरा मान लो कोई माई स्क्वेल। तो अगेन यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट सॉरी पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फायरबेस, ठीक है। और इसके अंदर अगेन मान लो अगर माई सीक्वल है तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ माई सीक्वल, ठीक है। एंड इसके अंदर अब हम फाइल्स एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेम एपीआई की अगर बात करें तो मान लो कोई दो डिफरेंट एपीआई है, ठीक है, जैसे पहला आपका कोई एपीआई मान लो न्यूज वाला, तो आप इसको सिंपली न्यूज वाला एपीआई रख सकते हो, ठीक है, इस न्यूज वाले पैकेज के अंदर में। दूसरा, अगर मान लो अगर आप कोई वेदर वाला एपीआई यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक वेदर का पैकेज रख सकते हो एंड उसके अंदर आप फाइल रख सकते हो। सो ये था अपना रिमोट पैकेज डेटा लेयर के अंदर में, ठीक है। अब रिमोट मतलब क्या है कि हम डेटा ला रहे हैं बाहर से हमारे ऐप में, ठीक है, बाहर से मतलब या तो किसी एपीआई से आ सकता है या किसी डेटाबेस से, या फिर कोई और तरीका होगा तो उसके लिए भी हम एक दूसरा पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एपीआई के अंदर भी मान लो न्यूज एपीआई है तो न्यूज एपीआई वाला कोड हम इसके अंदर लिखेंगे, वेदर एपीआई है तो वेदर के अंदर, ठीक है। डेटाबेस भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गया रिमोट। अगर मान लो जो डेटा आप शो कर रहे हो वो आप विद इन द ऐप में ही स्टोर कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, जैसे हमारे पास है रूम डेटाबेस, ठीक है, सीक्वल लाइट हो गया या फिर सीक्वल डिलाइट हो गया, या फिर कोई प्रेफरेंसेस हो गया जैसे शेयर प्रेफरेंसेस या फिर डेटा स्टोर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक पैकेज क्रिएट करोगे एंड इसका नाम हम नॉर्मली देते हैं लोकल, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है लोकल मतलब जो भी डेटा आ रहा है हमारे ऐप में वो लोकल डेटा है, ठीक है। नाउ अब इस अंदर के इस लोकल पैकेज के अंदर में डेटा कहाँ से आ सकता है, मान लो रूम डेटाबेस से आ रहा है तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, रूम डीबी, या फिर सिंपली हम रूम लिख देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के। नेमिंग वगैरह आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है, बट हाँ एक क्लियर नेम होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि कोई प्रेफरेंसेस, तो इसके अंदर आप रख सकते हो प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो ये था अपना लोकल पैकेज हमारे इस डेटा लेयर के अंदर में, ठीक है। लोकल मतलब जो भी डेटा आ रहा होगा वो लोकली मतलब हमारे ऐप से आ रहा होगा, ठीक है, फिर वो चाहे किसी डेटाबेस से मतलब रूम डेटाबेस या फिर किसी प्रेफरेंसेस से, ठीक है। अभी तो हम डेटा स्टोर यूज करते हैं, ठीक है, पहले शेयर प्रेफरेंसेस था। एंड अगर डेटा बाहर से आ रहा है तो वो किसके अंदर होगा, वो होगा रिमोट के अंदर में, अगर एपीआई है तो एपीआई पैकेज के अंदर में, अगर डेटाबेस है कोई तो डेटाबेस के पैकेज के अंदर में, ठीक है। तो ये थे दो मेन पैकेजेस। अब देखो यहाँ पे एक और पैकेज यहाँ पे होता है रेपोजिटरी, ठीक है। तो रेपोजिटरी में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा को एक्सेस करने का काम होता है ना, या फिर डेटा में कुछ ऑपरेशंस करना होता है तो वो हम नॉर्मली किसके अंदर रखते हैं, रेपोजिटरी पैकेज के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारा रिमोट से कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, और जो डेटा है जो एपीआई है, हम दो एपीआई यूज कर रहे हैं, वेदर और न्यूज। तो न्यूज का अपना एक अलग डेटा होगा और जो वेदर एपीआई का होगा वो अपना अलग डेटा होगा, ठीक है। तो उनको लाइक जो भी जैसे हम रेट्रोफिट यूज कर रहे हैं तो उसका जो भी कोड होगा वो हम यहाँ पे रिमोट में लिख देंगे। अब रिपोजिटरी में हम उन डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम अगेन पैकेज क्रिएट कर सकते हैं कि मान लो न्यूज है तो न्यूज रेपो, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि वेदर एपीआई है तो उसके लिए हम एक पैकेज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट वेदर एपीआई, सॉरी वेदर रेपो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिफैक्टर कर देता हूँ मैं, वेदर रेपो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको मैं रिफैक्टर कर देता हूँ, ठीक है। एंड पहले यहाँ पे भी ओके, तो यहाँ पे सही था, ठीक है। तो ये था अपना रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के अंदर में जो भी डेटा को एक्सेस करने का काम होगा
उस डेटा पे कुछ ऑपरेशंस करने का काम होगा, तो वो हम इन रिपोजिटरी के अंदर में कर सकते हैं, ठीक है। तो पैकेज के अंदर में हम फाइल क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्लास वगैरह क्रिएट करेंगे। एंड अब इसके बाद एक और पैकेज आता है जो होता है लाइक, अब देखो इसको ना नॉर्मली आप देखोगे या तो मॉडल की तरह देखोगे, मतलब पैकेज का जो नेम है वो मॉडल देखोगे, या फिर आप देखोगे डीटीओ, ठीक है, मतलब डीटीओ मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। नाउ इसके बाद यहाँ पे एक और पैकेज होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इस पैकेज का नेम है, आप इसको दो नेम में देखोगे, किसी प्रोजेक्ट में आप देखोगे या तो ये मॉडल होगा या फिर डीटीओ होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये पैकेज हम क्रिएट क्यों करते हैं। तो देखो, जो भी हमारे डेटा क्लासेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम कॉटलिन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा क्लास का फंक्शनैलिटी होता है। बट इससे पहले हमारे जो पोजो क्लासेस वगैरह होते थे जावा के साथ जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं तो कोई बात नहीं है, बस छोड़ो, ठीक है। अभी हम कॉटलिन का बात करते हैं, और कॉटलिन में हमारे पास होता है डेटा क्लास। तो जो भी डेटा क्लासेस होते हैं ना, वो सब चीजों को हम रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब इस पैकेज के अंदर में, ठीक है। और इस पैकेज का नाम जैसे मैंने बताया कि आप मतलब डेटा लेयर के अंदर में, ठीक है, डेटा लेयर के अंदर में आप इस प्रोजेक्ट का नाम कहीं भी आप देखोगे मॉडल या फिर डीटीयू। अब आप पूछोगे कि सही क्या है ना, तो सही दोनों है, ठीक है। बट जो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है वो लगता है डीटीयू। क्यों? क्योंकि जब भी हम मैपर्स का यूज कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे जो डीटीओ है ना, मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ये कुछ ज्यादा रिलेवेंट साउंड करता है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म बोला मैपर्स, ठीक है, तो मैपर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इस पैकेज का नाम मैं सिंपली क्या देता हूँ, मॉडल। और इस पैकेज के अंदर में अब हम क्या रखेंगे, सिंपल जो हमारे डेटा क्लासेस होंगे ना, हम उनको रखेंगे। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक तो न्यूज वाला और एक है अपना वेदर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैकेज में क्या रख सकता हूँ, न्यूज, और न्यूज के अंदर में जो भी न्यूज रिलेटेड के डेटा क्लासेस होंगे हम उनको रखेंगे, ठीक है। एंड दूसरा अपना क्या था, वेदर वाला, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक और पैकेज क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर वेदर रिलेटेड जो भी डेटा क्लासेस होंगे वो हम रखेंगे, ठीक है। तो ये मेन 4 अपने पैकेजेस होते हैं डेटा लेयर के अंदर में, ठीक है। सबसे पहले तो डेटा, डेटा मतलब कहीं से डेटा आ रहा होगा, या तो हम बाहर से लेके आ रहे होंगे, मतलब बाहर मतलब किसी डेटाबेस या फिर एपीआई से, ठीक है। तो उसके लिए अपना कौन सा पैकेज होता है, रिमोट। अब रिमोट के अंदर में भाई कि कौन सा एपीआई है, कौन सा डेटाबेस है, तो उसके लिए हम ऐसे पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो विद इन द ऐप अपने को डेटा से काम करना है, मान लो रूम डेटाबेस या फिर कोई प्रेफरेंसेस, तो उसके लिए अपने पास कौन सा यहाँ पे पैकेज होगा, लोकल। अब इसके अंदर भी अगेन अगर प्रेफरेंसेस से आ रहा है तो प्रेफरेंसेस के अंदर हम उस कोड को रख सकते हैं, ठीक है। रूम डेटाबेस का यूज कर रहे हैं तो रूम डेटाबेस में जो भी डाव वगैरह होता है वो सब चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एंड अब जैसे ही डेटा आ गया तो उस डेटा को एक्सेस करना, उस डेटा पे कुछ ऑपरेशंस करना, वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम करते हैं रिपोजिटरी के अंदर में। हम सिंपली क्लासेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ जो भी हम डेटा क्लासेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो हम किसके अंदर रख सकते हैं, मॉडल के अंदर में। और मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल का जो ये मतलब इस पैकेज का जो नाम है उसका भी मैंने मॉडल दिया है, बट इसको हम डीटीओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो डीटीओ जब बोलेंगे, इसको क्यों बोलेंगे तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी बस इसको हम मॉडल बोलते हैं और इसके अंदर हम डेटा क्लासेस को प्लेस करेंगे, ठीक है। सो ये था अपना डेटा लेयर, ठीक है, और ये थे हमारे स्टैंडर्ड पैकेजेस जो कि हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस मान लो बढ़ता है, आपको लगता है कि यार मैं तो एक दूसरा पैकेज भी क्रिएट कर सकता हूँ, या इन पैकेजेस के अंदर में भी आप कोई दूसरा दूसरा पैकेज, मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट लगे ना, जो भी है, मतलब आपके प्रोजेक्ट को एक अच्छा आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप फ्रीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आपके ऊपर जोर नहीं है कि हाँ बस आप यही पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो और ऐसा ही फॉलो कर सकते हो, नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है और उसके हिसाब से मैं कुछ एडिशनल ये सब चीजें रखना चाहता हूँ, तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना डेटा लेयर। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सीधे प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर पे ये जो अपना यूआई वाला पैकेज था ये अपने को बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। अब ये जो अपना प्रेजेंटेशन लेयर है ना, इसके अंदर में जो भी हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं उन पैकेजेस का नाम नॉर्मली हम हमारे स्क्रीन के नाम पे भी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन का कोई फीचर, ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पे ऑथ, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि ऑथ स्क्रीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, एक पैकेज क्रिएट करोगे ऑथ करके, ठीक है। अब देखो इस ऑथ के अंदर में लॉगिन वाला भी एक दूसरा स्क्रीन हो सकता है, ठीक है। लॉगिन के बाद हो सकता है कोई रजिस्टर वाला होगा या फॉरवर्ड पासवर्ड का, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगेन इसके अंदर स्प्लिट कर सकते हो कि लॉगिन, ठीक है। उसके बाद मान लो रजिस्टर का है तो रजिस्टर का भी एक दूसरा पैकेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऑथ हो गया। अब इसके बाद जैसे ऑथेंटिकेशन डन होता है तो आपके पास हो सकता है कि आपके पास एक होम वाला स्क्रीन हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको क्या बोल दो, होम। होम के बाद मान लो कि आपके पास एक सर्च स्क्रीन है या फिर कोई भी स्क्रीन है, ठीक है, तो आप उसके भी यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट चीज आता है कि हम इसके अंदर हम क्या पैकेज क्रिएट करें। तो नॉर्मली हम इनके अंदर लाइक अगेन देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप पैकेज क्रिएट करना चाहते हो कि नहीं। बट नॉर्मली आप देखोगे कि जैसे मान लो ये अपना होम स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अब आपको फाइल्स दिखेंगे, ठीक है, और फाइल आपके पास क्या होगा, सीधे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक होम स्क्रीन, ठीक है, जो आपका एक नॉर्मल सा क्या होगा फाइल, ठीक है। अब देखो क्लीन आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज आती हैं, तो होम स्क्रीन में यहाँ पे इस होम स्क्रीन के लिए एक अपना होगा व्यू मॉडल, ठीक है, तो आप क्या क्रिएट करोगे, होम व्यू मॉडल, ठीक है। एंड अब जेटपैक कंपोज के प्रोजेक्ट्स में स्टेट एंड इवेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखोगे कि सारे स्क्रीन्स के लिए एक अपना स्टेट वाला फाइल होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली एक डेटा क्लास होता है, और एक होता है इवेंट वाला जो कि अपना सील्ड इंटरफेस है, फिर सील्ड क्लास होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो स्टेट है तो आप क्या करोगे, इसको होम स्टेट्स, ठीक है, ये आप एक क्रिएट करोगे। एंड इसके बाद मैंने इवेंट के बारे में बात किया, तो ये भी आप करोगे कि जो भी होम स्क्रीन है, या फिर मैं यहाँ पे बस होम लिख रहा हूँ, बट आप यहाँ पे होम स्क्रीन इवेंट्स आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। एंड ये तो नॉर्मली अपना सील्ड क्लास होता है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाद में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप किसी भी स्क्रीन में, ठीक है, स्क्रीन मतलब प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर में डायरेक्टली आप जो पैकेजेस का नाम देखोगे वो होंगे हमारे डायरेक्ट स्क्रीन्स, ठीक है। जैसे अपना ये होम, तो होम के अंदर ये 4 फाइल अपने को देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे आप होम के अंदर में पैकेज क्रिएट कर सकते थे कि स्क्रीन, उसके अंदर आप होम स्क्रीन रख सकते थे, ठीक है। फिर पैकेज होता है स्टेट का, उसके अंदर आप इस होम स्टेट को, या फिर व्यू मॉडल के लिए एक दूसरा पैकेज उसको इसके अंदर रख सकते थे, ठीक है। तो अगेन आप पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ज्यादा कन्वीनियंट यही लगता है कि जो भी स्क्रीन है, तो स्क्रीन के डायरेक्टली अंदर यहाँ पे आप 4 फाइल्स रखो, ठीक है। स्क्रीन के अंदर में आप क्या रखोगे, सारे कंपोजेबल फंक्शंस, मतलब बस यूआई का पार्ट, ठीक है। इवेंट्स, ये जो अपना इवेंट्स वाला है, तो जैसे मान लो यूजर क्लिक कर रहा है या कुछ भी इवेंट कर रहा है स्क्रीन में, ठीक है, तो वो वाली चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं व्यू मॉडल पे, ठीक है। स्टेट मतलब जो भी यूआई का स्टेट है वो हम यहाँ पे रखते हैं, एक डेटा क्लास होता है हमारा जो कि यूआई का स्टेट पूरा होल्ड करके रखता है, ठीक है। एंड होम व्यू मॉडल, तो व्यू मॉडल का जो भी कोड होता है, तो व्यू मॉडल हमारा लाइक बेसिकली इंटरेक्ट किससे करता है, रिपोजिटरी के साथ में, ठीक है। तो वो जो इंटरेक्शन का कोड है वो सब सारी चीजें हम किसके अंदर लिखते हैं, व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है। तो यही सेम चीज अब अगर मान लो ऑथ है, ऑथ के अंदर में यहाँ पे अगर मान लो एक और स्क्रीन होता, ठीक है, लॉगिन का तो एक था, एक होता मान लो रजिस्टर का, क्योंकि दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन होता है ना नॉर्मली। तो लॉगिन के अंदर में भी आप क्या करते हैं, अगेन आप सेम फाइल क्रिएट करोगे, एक होगा आपका स्क्रीन, एक व्यू मॉडल, एक स्टेट, एक इवेंट, सेम आपका रजिस्टर के लिए, ठीक है, और सेम आपका इस सर्च वाले स्क्रीन के लिए, ठीक है। सो ये था अपना प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर में आप जो भी पैकेजेस क्रिएट करोगे उन पैकेजेस का नाम जनरली आप स्क्रीन के नेम पे रखोगे, ठीक है। और सारे स्क्रीन में आप 4 फाइल्स रखोगे, एक आपका होगा स्क्रीन वाला जहाँ पे आप जो भी यूआई का पार्ट होगा, जो भी कंपोजेबल फंक्शंस होंगे आप उनको रखोगे, ठीक है। एक होगा व्यू मॉडल, एक होगा स्टेट्स और एक होगा इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप किसी किसी कोड बेस में वो लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर में ना 3-4 मतलब 4 पैकेजेस रखते हैं, ठीक है। एक तो स्क्रीन वाला पैकेज रखते हैं, एक रखते हैं व्यू मॉडल का, एक रखते हैं स्टेट का, एक इवेंट का, ठीक है। स्क्रीन वाले पैकेज के अंदर में सारे स्क्रीन वाले फाइल को रखते हैं, व्यू मॉडल के अंदर में व्यू मॉडल एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है, ठीक है। मतलब आपको चाहिए कि आपको बस होम वाले स्क्रीन के साथ लेना देना है, ठीक है, और आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसके अंदर 4 पैकेजेस रखे गए हैं कि एक स्टेट वाला, एक स्क्रीन वाला, एक इवेंट वाला, एक व्यू मॉडल वाला, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जिसमें आपका जो पैकेजेस हैं वो स्क्रीन के नाम पे रखे गए हैं, ठीक है, और उस स्क्रीन के अंदर में आप 4 फाइल्स रखे हो, ठीक है, जो हमने किया है। तो दोनों में सही तरीका कौन सा है, मतलब ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमने क्रिएट किया है ना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मान लो मेरे को बस होम स्क्रीन से लेना देना है तो सीधे मैं प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा और सीधे मैं होम पे जाऊंगा, मेरे को बाकी स्क्रीन पे मतलब वो स्क्रीन वाले फोल्डर में जाके मेरे को ढूंढने का नीड नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा होम वाला स्क्रीन है, ठीक है। तो ये चीज है। और यहाँ पे भी अगर जैसे जैसे आपको लाइक एक्सपीरियंस होता है और आपको लगता है कि नहीं यार जो भी मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो इससे भी बेटर तरीका हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कि आप एक दूसरा ही कुछ पैकेजेस वगैरह क्रिएट करो, फाइल्स वगैरह क्रिएट करो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये था अपना प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात किया डेटा लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो अब ये जो लेयर है इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट कैसे होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर में जो भी अपना एक पर्टिकुलर स्क्रीन है, मान लो होम स्क्रीन, ठीक है,
तो होम स्क्रीन में हम कुछ डेटा शो कर रहे होंगे, है ना। डेटा अपने को कहाँ से मिलेगा? डेटा लेयर से। डेटा लेयर के अंदर में कहाँ से मिलेगा? रिपोजिटरी से। और रिपोजिटरी हमारे क्या होंगे? सिंपल क्लासेस होंगे, ठीक है। और रिपोजिटरी के अंदर में हम क्या करते हैं कि डेटा क्लास मतलब जो भी डेटा होता है, ठीक है, डेटा को हम फेच करते हैं, गेट करते हैं, ठीक है, उन पे हम कुछ भी ऑपरेशंस करते हैं। तो जो भी वो डेटा है वो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली होम स्क्रीन में लाइक उसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी चीजें होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमको एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्या है अपना? व्यू मॉडल। तो हम क्या करते हैं, व्यू मॉडल के अंदर में हम जो भी रिपोजिटरीज होते हैं ना, उनका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा व्यू मॉडल है, हम इसका इंस्टेंस यहाँ पे होम स्क्रीन में पास करते हैं, या फिर स्टेट वगैरह क्रिएट करके स्टेट पास करते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टेंस वगैरह पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो डेटा है ना उसको हमारे स्क्रीन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अपना एक प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर में अपने पास एक स्क्रीन है। एक स्क्रीन में हम अपना कुछ एक डेटा शो कर रहे होंगे, ठीक है। डेटा अपने को इस स्क्रीन से कहाँ से मिलेगा? तो मैंने पहले क्या बताया कि हम डायरेक्टली रिपोजिटरी का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस होम स्क्रीन में। बट हम यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल के अंदर में हम क्या करते हैं, रिपोजिटरीज का जो भी इंस्टेंस है वो हम क्रिएट करते हैं, एंड व्यू मॉडल से हम प्रोवाइड करते हैं हमारे स्क्रीन में डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेट और इवेंट का क्या रोल है? तो यहाँ पे हम वही डायरेक्टली शो कर सकते हैं, बट इवेंट्स का यहाँ पे रोल क्या है कि डेटा अगर मान लो हम शो कर रहे हैं तो किसी इवेंट पे कर रहे होंगे ना, लाइक अगर इनिशियली भी कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का इवेंट है, तो उस टाइम पे आता है इवेंट का रोल। और स्टेट जो होता है वो जैसे मैंने बताया कि यूआई का स्टेट होल्ड करके रखता है। तो डेटा मान लो हम फेच कर रहे हैं तो डेटा उसको लाइक प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार रखना है, शो करना है, या फिर किसी इवेंट पे कुछ मतलब कोई भी यूआई अपडेट करना है, तो वो कौन हैंडल करता है? वो अपना स्टेट हैंडल करता है, ठीक है। तो कंक्लूसिवली यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अपने पास दो लेयर्स थे, डेटा और प्रेजेंटेशन, और आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे हम डेटा और प्रेजेंटेशन लेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। आपका ऐप बढ़िया से और मतलब ठीक है, बेटर आर्किटेक्चर है, ठीक ठाक सा आर्किटेक्चर है। एंड इसी रीजन से आप देखो अभी तक हमने डोमेन लेयर को यूज नहीं किया है, इसीलिए ना ये जो डोमेन लेयर है इसको बोला जाता है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि लाइक या फिर हम जब प्रोजेक्ट्स में क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि जब डोमेन का हम यूज कर रहे हैं, मतलब डोमेन के अंदर जब हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और थोड़ा सा हमारे कोड बेस को और थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है वो अपने को पता चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो अभी तक हमने एक आर्किटेक्चर के बारे में बात किया कि हम डायरेक्टली प्रेजेंटेशन को डेटा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें देखो एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ना मैं बता रहा हूँ, जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे ना, कोई टेस्ट केसेस नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि चीजें परफेक्टली वर्क करेंगी, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने क्या बोला कि डेटा के अंदर में जो रिपोजिटरी होगा इसके अंदर हमारे पास सिंपली क्लासेस होंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसके लाइक ऑपरेशंस होगा उसको हम फेच करेंगे, और इसी फाइल को हम डायरेक्टली यूज कहाँ पे करेंगे? हमारे इस किसी भी स्क्रीन में, व्यू किसी भी स्क्रीन के व्यू मॉडल में, एंड यहाँ से हम पास करेंगे कहाँ पे? होम स्क्रीन में, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे एक ऐसे रिपोजिटरी क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं जो कि इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो जब हम टेस्ट केस लिखेंगे ना, टेस्ट केस जब भी हम लिखते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स का, तो उस टाइम पे लाइक जब भी अपने को हमारा रिपोजिटरी या फिर जो भी कोड बेस उसको टेस्ट करना होगा, तो जब भी अपने को रिपोजिटरी का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा ना, मतलब चाहिए होगा हमारे टेस्ट कोड में, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? हम एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया ना तो बस आप इस ये समझ लो कि जब हम टेस्ट वगैरह लिखेंगे ना तो अपने को ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं यार, ओप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल्स है, तो ये सब चीजें लाइक ओवरऑल किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में मैटर करते हैं, नॉट ओनली इन एंड्रॉइड्स, ठीक है। तो इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए अपने को, है ना। तो इसीलिए जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो और उस टाइम पे अगर हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई थिंक उसके भी कई तरीके होते हैं उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन ना प्रोवाइड करके हम एक फेक रिपोजिटरी प्रोवाइड कर सकते हैं। फेक रिपोजिटरी मतलब क्या? हम एक्चुअल जैसे मान लो रिपोजिटरी है, ठीक है, रिपोजिटरी के अंदर हम क्या कर रहे होंगे? डेटा को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डेटा को हम एक्सेस कर रहे होंगे। डेटा हम एक्सेस कैसे करेंगे? या तो किसी एपीआई के थ्रू या किसी डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। अब मान लो आप इस रिपोजिटरी क्लास को टेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे टेस्टिंग के टाइम पे ना आपको डेटाबेस या फिर एपीआई से इंटरेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारे रिपोजिटरीज होंगे ना, हम उनका एक फेक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड तभी आता है यहाँ पे इंटरफेस का सिग्निफिकेंस।
ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लाइक क्या कर सकते हैं कि हम इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हमारे पास सिंपल फंक्शंस होंगे जो इम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे, और उनको हम हमारे इस डेटा लेयर के अंदर में जो रिपोजिटरी होगा एंड इसके अंदर जो भी पैकेजेस फाइल्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर में हम उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। एंड जब भी हमारे टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारा इंटरफेस होगा तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे एक फेक इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। ठीक है। सो अब यहाँ पे जो भी मैंने ये बात किया कि हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग के टाइम पे अपने को एक फेक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये सब चीजें ना अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अभी बस आप ये समझ लो कि हाँ, यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है। ठीक है। एक और बेटर तरीका है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, जब मैं भी सीख रहा था ना इनिशियली, तो क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में तो डायरेक्टली लाइक पैकेजेस क्रिएट कर रहे थे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्यों हम पैकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। बट यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल में मैं आपको अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ। एंड सेम चीज जब भी हम ये जो अपना डोमेन लेयर है ना, तो इसके अंदर जो भी हम फाइल अभी हम रखेंगे, ठीक है, जो भी हम पैकेजेस रखेंगे, तो मैं वो चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि हम क्यों रखेंगे। तो पहले मैंने आपको अभी एक प्रॉब्लम बताया कि ये रिपोजिटरी वाला, तो जो भी मैंने आपको बताया ना कि टेस्टिंग के टाइप में अपने को फेक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, तो ये चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया। ठीक है। इनिशियली मेरे को भी ये चीज समझ में नहीं आता था कि ठीक है यार, फेक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सब चीजें क्या है। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये जो अपना रिपोजिटरी वाला प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डोमेन लेयर के अंदर में हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं एंड इस पैकेज का नाम हम क्या देते हैं, सेम रिपोजिटरी। ठीक है। नाउ अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इस डोमेन लेयर के अंदर में ना, अच्छा पहली बात तो ये कि ये जो दो डिफरेंट रिपोजिटरी है, न्यूज और वेदर, इसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन अब देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे डेटा के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। तो ये जो अपना रिपोजिटरी है डोमेन के अंदर में, हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये न्यूज रेपो है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको न्यूज रिपोजिटरी का नाम दे सकते हैं। ठीक है। बट अब ये होगा अपना क्या, इंटरफेस। नाउ इसके अंदर जैसे अपना न्यूज रिपोजिटरी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट लाइक न्यूज को गेट कर सकते हैं। ठीक है। या जो भी ऑपरेशन होगा न्यूज डेटा के अंदर वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस इंटरफेस के अंदर में हम सिंपली क्या करते हैं, बस हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। जैसे मान लो न्यूज को अपने को फेच करना है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, गेट न्यूज। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, मतलब गेट न्यूज तो हमने बोल दिया, बट अब गेट न्यूज कहाँ से आ रहा होगा, जैसे डेटाबेस से आ रहा होगा, तो वो सब का जो लॉजिक है वो हम लिखते हैं हमारे इस डेटा लेयर के अंदर के रिपोजिटरी के अंदर में। ठीक है। तो अब ये न्यूज रेपो है, तो न्यूज रेपो के अंदर जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा और इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ न्यूज रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। IMPL फुल फॉर्म होता है इसका, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। ये मैं क्रिएट करूंगा एंड इसके बाद इसको मैं एक्सटेंड करूंगा ये जो अपना न्यूज रिपोजिटरी वाला इंटरफेस था उसके साथ में। ठीक है। तो अब देखो जैसे इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे अपने को एरर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेंबर, यहाँ पे हम ये जो अपना फंक्शन था इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम एक्चुअल जो भी डेटा को फेच करने का लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लाइक इंस्टेंस वगैरह भी पास करना पड़ेगा, वो सब ठीक है, बात की बात है। बट जो भी अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अब इसके बाद हमारे इस डोमेन लेयर में हम एक और पैकेज क्रिएट करते हैं एंड इसका जो नाम होता है ना, ये यहाँ पे होता है मॉडल। ठीक है। तो सेम जो हमने पैकेज क्रिएट किया था हमारे इस डेटा के अंदर में, बट मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बताया था कि ये जो डेटा लेयर के अंदर में जो मॉडल है इसका नाम हम DTO भी रखते हैं। तो वो जो DTO नेम है वो हम क्यों रखते हैं, तो वो मैंने जैसे बताया था कि मैपर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उस समय देख लेंगे। ठीक है। अभी के लिए हम चलते हैं डोमेन लेयर की मॉडल पे एंड यहाँ पे सिंपली अगेन इसके अंदर क्या होता है, हमारे डेटा क्लासेस। तो जो भी यहाँ पे हमने पैकेजेस रखे हैं न्यूज और वेदर, ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे जो भी मॉडल्स होंगे ना, हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि आप यहाँ भी मॉडल क्लास रख रहे हो, यहाँ भी मॉडल क्लास रख रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हम उस पर बात करते हैं। ठीक, तो इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ ब्राउजर पे एंड ये यहाँ पे एक एपीआई है जो अपने को वेदर का डेटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस एपीआई का रिस्पॉन्स देख सकते हैं जो जेसन फॉर्मेट में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने को कोऑर्डिनेट एक फील्ड है अपना। ठीक है, मतलब अपना की है, उसके अंदर अपने को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलता है। यहाँ पे कुछ वेदर वाला की है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे डेटा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा है जो अपने को इस एपीआई के रिस्पॉन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज जो यहाँ पे 100% श्योर है वो ये कि ये जो स्कीमा है जो ये एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर बेसिकली हम रेस्ट एपीआई यूज कर रहे हैं तो अगर जैसे ही हम इस एपीआई पे हिट करते हैं, मतलब इस एपीआई को कॉल करते हैं, तो अपने को पूरा डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो अलग बात है कि अगर हम ग्राफ क्यूएल अगर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कस्टमाइजेबली अपने क्वेरीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्यूएल का एक फायदा होता है। बट लेट्स से कि अभी हम रेस्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं और इसको हम फेच कर रहे हैं, तो ये जो पूरा डेटा है ये अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते नाउ। लेकिन यूजर को हम क्या शो करेंगे, हम ठीक है यहाँ पे जो बाकी जो डेटा हो तो उसको हम शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्लाउड वगैरह एंड यहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको हम शो कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है आप इसको देखो, हम यूजर को ये तो शो नहीं करेंगे, है ना। कोई भी अगर लाइक लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड होता है उससे क्या होता है कि हम एक लाइक ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम कोई भी एक एग्जैक्ट लोकेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूजर को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो शो नहीं करेंगे, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स तो हम शो नहीं करेंगे। हम क्या शो करेंगे, हम शो करेंगे उसका एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, जो अपने को कहाँ से मिलेगा, इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। तो हम इस एपीआई को कॉल किए, अपने को एक कोऑर्डिनेट मिला, इस कोऑर्डिनेट को मान लो हमें किसी फंक्शन में पास करते हैं, किसी क्लास में पास करते हैं एंड जो भी लाइक वे होगा, ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम कोई भी एक तरीका होगा जिसमें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पास करते हैं तो अपने को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी हेल्प से अपने को क्या मिलता है, लोकेशन, और उसको हम शो करेंगे किसको, यूजर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दो चीजें हैं। पहला तो कि जो डेटा अपने को मिल रहा है, ठीक है, अब ये जेसन फॉर्मेट अपने को पूरा देखने को मिलेगा। दूसरा कि हम यूजर को क्या शो करा रहे हैं, है ना। अब यूजर को हम ये कोऑर्डिनेट शो नहीं कराएंगे, हम यूजर को इस कोऑर्डिनेट पे मतलब जिस लोकेशन का एक कोऑर्डिनेट है हम उसको शो कराएंगे यूजर को, है ना। एंड सेम चीज मान लो, सेम एग्जांपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर है, फील्स लाइक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे 4 टेम्परेचर है। ठीक है, तो मान लो कि इसको हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं, बट मान लो एक एवरेज टेम्परेचर हम शो करना चाहते हैं तो इनको सम करके हम डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो चीजें आ गई कि अपने को ये पूरा डेटा मिल रहा है जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपने को डेटा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही डेटा अपने को मिलता है, क्योंकि हम यूजर को एक एवरेज टेम्परेचर शो कराना चाहते हैं, तो अपने को कुछ छोटा सा काम करना होगा, मतलब इसको सम अप करके डिवाइड बाय 4 ये करके हम यूजर को एक एवरेज टेम्परेचर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो चीजें हैं। देखो, एक तो कि डेटा अपने को क्या मिल रहा है ना, उस पर अपने को कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जेसन का जो डेटा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। या फिर मान लो कोई डेटाबेस में मैंने कोई डेटा सेव भी किया है, ठीक है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग कोई डेटा सेव कर रहे हैं ना, तो उसमें से कुछ कुछ जो चीजें हम इंटरनली लाइक जनरेट करते हैं खुद से एंड उसको हम सेव करते हैं, जैसे टाइम वगैरह हो गया, डेट वगैरह हो गया। ठीक है, इसको हम खुद से जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद सेव करते हैं। बट जब उस डेटा को हम फेच कर रहे होते हैं डेटाबेस से, तो ऐसा नहीं होता है कि लाइक मान लो हम लोगों ने 10 फील्ड्स सेव करके रखा है डेटाबेस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम 10 के 10 फील्ड्स हम शो कर रहे हैं तो यूजर को। ठीक है, ऐसा होता है कि हम 9 फील्ड्स शो कर रहे हैं या फिर 7 फील्ड्स, या फिर कुछ 3-4 फील्ड्स को कंबाइन करके हम एक कोई फील्ड बना रहे हैं और उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, फील्ड्स मतलब यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चीजें हैं ना, कि एक तो यूजर जो डेटा देख रहा है, ठीक है, और एक डेटा जो हमारे पास एक्चुअल है, जो अपने को किसी एपीआई या डेटाबेस से मिल रहा है। तो इन्हीं दोनों को मतलब इन्हीं डेटा को ना रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पैकेजेस क्रिएट किए हैं। ठीक है, एक है हमारा डेटा लेयर में, ठीक है, और दूसरा है हमारे इस डोमेन लेयर में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि ये जो अपना मॉडल है जो डेटा लेयर के अंदर है, यहाँ पे हम कौन से डेटा क्लासेस को रखेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल होगा, जैसे एक्चुअल मतलब जैसे अपना ये एपीआई है, तो ये जो भी अपना डेटा क्लास एक बन के आएगा, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे फील्ड वगैरह क्रिएट करेंगे, तो ये अपना एक्चुअल डेटा का फॉर्मेट होगा। उसको हम कहाँ पे रखेंगे, हम रखेंगे ये जो मॉडल पैकेज है डेटा लेयर के अंदर में, उसके अंदर। ठीक है, एंड जो हम यूजर को शो कराएंगे उसके लिए हम एक दूसरा डेटा क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली डिराइव किससे होगा, हमारे इस मॉडल क्लास से।
ठीक है, जो हमारा लाइक एक्चुअल जो भी डेटा क्लास होगा उससे, बट उसको हम कहाँ पे रखेंगे, उसको हम रखेंगे डोमेन लेयर वाले मॉडल पे। सो आई होप कि अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो दोनों यहाँ पे मॉडल पैकेजेस हैं, ठीक है, ये क्यों डिफरेंट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पूरे रिस्पॉन्स को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड जो एक प्लगइन है, ठीक है, डेटा क्लास जो क्रिएट करके अपने को दे देता है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो अब ये अपना एक्चुअल डेटा का फॉर्मेट है, तो किसके अंदर रखूंगा मैं, डेटा लेयर के अंदर वाले मॉडल पे, ठीक है। और ये वेदर वाला एपीआई मतलब वेदर वाला डेटा क्लास है, तो वेदर के अंदर में मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पैकेज पे, मैं चलता हूँ न्यू पे, एंड यहाँ पे सॉरी मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो जो एक प्लगइन है, ठीक है, कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये जो भी फॉर्मेट था इसको यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, मैं इसको क्या नाम दूंगा, ये वेदर का डेटा है, तो इसको मैं बोल दूंगा वेदर, एंड इसके बाद यहाँ पे लगा दूंगा मैं DTO, ठीक है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं कर देता हूँ जनरेट, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेटा क्लासेस होंगे वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो मेन हमारा डेटा क्लास है वो है अपना ये वेदर DTO, ठीक है। तो यहीं पे हम देख सकते हैं ये बेस क्लाउड्स, ठीक है, एंड यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट वाला, एंड इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ और डेटा क्लास क्रिएट हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ की वैल्यू पेयर है, ठीक। बट अभी के लिए ये जो अपना वेदर DTO है बस इस पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है, बाकी को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। सो अब ये जो अपना वेदर DTO डेटा क्लास है, ठीक है, ये अपने एक्चुअल डेटा के जो फॉर्मेट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो अपना फील्ड है कोऑर्डिनेट वाला, हम इसको शो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे एज्यूम करो कि ये पूरा डेटा अपने को शो करना है, ठीक है, अपनी यूआई पे, तो हम डायरेक्टली इस डेटा क्लास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम ये चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट नहीं हम एक प्लेस शो करेंगे, तो वो जो कन्वर्जन वाला काम वो हमको कहाँ पे करना पड़ेगा, यूआई पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं, बट यार क्योंकि हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पूरा क्लीन, तो हम जितना क्लीन हमारे कोड को रखेंगे उतना सही रहेगा, ठीक है। तो हम जो डेटा क्लास यूआई में यूज करेंगे, ठीक है, हमारे डेटा को शो करने के लिए, वहां पे वही फील्ड्स होने चाहिए जो कि यूजर देख रहा हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब हम चलते हैं हमारे डोमेन वाले लेयर पे, ठीक है, मॉडल के अंदर में, वेदर के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे हम एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो अपना वेदर यूआई था, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दिए, जो भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थे किस किस पे, हमारे इस वेदर DTO पे, ठीक है। तो ये अपने वेदर DTO का एक्सटेंशन फंक्शन है, तो इसके अंदर जो भी यहाँ पे डेटा होगा, जो भी फील्ड होगा, उसका एक्सेस अपने को मिल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया किस पे, हमारे इस वेदर यूआई के फील्ड्स पे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे सेम था, तो अपने को यहाँ पे कुछ एरर देखने को नहीं मिल रहा है। बट ये जो अपना वेदर यूआई है, यहाँ पे अपना क्या है, लोकेशन, एंड इसका टाइप हमने क्या रखा है, स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि अपने को ये जो वेदर यूआई है इसको पूरा शो करना है कहाँ पे, स्क्रीन पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक हमारा मान लो फंक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पे हम हमारी इस कोऑर्डिनेट को पास करेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और वहां से हम रिटर्न करेंगे जो भी एक्चुअल प्लेस होगा एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये अपना पूरा रूट पैकेज था, हमारे 3 लेयर्स थे, डेटा, प्रेजेंटेशन, डोमेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक और पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और इस पैकेज का नाम क्या दे सकते हैं हम, कोर, ठीक है। कोर मतलब जो तीनों ही पैकेजेस में कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे हम मान लो एक यूटिल पैकेज के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इस यूटिल पैकेज के अंदर में यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ, अभी के लिए जस्ट कोई भी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट टू प्लेस, ठीक है। ये अपना कोई क्लास फाइल कुछ भी हो सकता है, मान लो अगर फंक्शन है, ठीक है, तो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम, मतलब अपना एक फंक्शन होगा, सिंपल सा मैं बात ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि बोलूंगा मैं गेट प्लेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पे हम क्या पास करेंगे, इस पे हम पास करेंगे ये जो अपना मैपर था। तो अगर मैं जाऊं वेदर DTO पे, ठीक है, वेदर DTO में ये जो अपना कोऑर्डिनेट है, तो देखो डबल टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हम यहाँ पे पास करेंगे लॉन्गिट्यूड, जिसका टाइप क्या होगा, डबल, ठीक है। और होता है अपना एक लैटिट्यूड, इसका भी टाइप क्या होगा, डबल, ठीक है।
एंड सिंपली यहाँ पे हम मान लो अभी रिटर्न कर देते हैं एक सिंपल सा स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपना एक्चुअल एल्गोरिथम होगा, ठीक है, कि कैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम एक एक्चुअल प्लेस गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम मान लो रिटर्न कर देते हैं हमारा एक एक्चुअल प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ लखनऊ, एंड ये जो अपना फंक्शन है तो इसको यहाँ से रिटर्न भी करना होगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इस मैपर क्लास पे, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या था, गेट प्लेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गिट्यूड पास करना है, तो यहाँ पे अपने पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो COORD डॉट यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड पास करेंगे एंड कोऑर्डिनेट डॉट लैटिट्यूड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो वेदर यूआई हमारा डेटा क्लास था वहां पे हमने सारे फील्ड्स पास कर दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे सेम थे, बट यहाँ पे जो लोकेशन था तो यहाँ पे अपने को एक्चुअल लोकेशन चाहिए था, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन रखा, ठीक है, गेट प्लेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट, एंड यहाँ पे सिंपली हम कोऑर्डिनेट्स को पास कर रहे हैं, और इस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ये कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे अपने को एक एक्चुअल प्लेस दे, ठीक है। नाउ अब इसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे इस डेटा को शो कर रहे होंगे तो हम वेदर DTO को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे वेदर UI को। तो ये था मैपर्स का कॉन्सेप्ट, एंड यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं। डेटा लेयर के अंदर में ये जो मैंने मैपर रखा है, तो मतलब इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रिफैक्टर कर देता हूँ, ठीक है, रीनेम, और इसको मैं बोल देता हूँ डेटा मैपर्स, ठीक है। तो इसके अंदर में हम उन सारे मैपर्स को रखेंगे जो हमारे इस डेटा लेयर के जो भी DTO होंगे उसको मैप करेगा हमारे डोमेन लेयर के मॉडल्स में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैपर्स के यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या देखा, क्योंकि हमने API फेच किया तो डेटा अपने को मिला, अगर डेटा वैसे भी फेच कर रहे होंगे तो अपने को डेटा मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही करोगे, ठीक है। डेटा कोई आ रहा है, DTO है, DTO को आप UI में मैप करोगे, ठीक है। बट आपको ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि यूजर कुछ मान लो नोट वगैरह सेव कर रहा है, ठीक है, कुछ कुछ भी सेव कर रहा है, तो ठीक है, एक तो अपना कुछ डेटा होगा, बट साथ ही साथ आप कुछ टाइम वगैरह, कुछ डेट वगैरह, ठीक है, या फिर कुछ ID वगैरह, सेंडर ID, क्या क्या चीज, मतलब कुछ भी एडिशनल चीज आप अगर सेव करना चाहते हो ना, तो उस टाइम पे भी आप क्या करोगे, मैपर्स क्रिएट करोगे, ठीक है। एंड उस टाइम पे आप मैपर्स कैसे क्रिएट करोगे, आप डोमेन लेयर में यहाँ पे एक पैकेज बनाओगे, ठीक है। मतलब आप बना सकते हो, नहीं तो आप एक ही फाइल में भी कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप यहाँ भी एक पैकेज क्रिएट कर लो, ठीक है। एंड इसके अंदर आप यहाँ पे अगेन एक फाइल बनाओगे जिसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन मैपर्स, ठीक है। और अब यहाँ पे जो भी मॉडल्स होंगे हमारी इस डोमेन लेयर में, ठीक है, मान लो यहाँ पे वेदर DTO है, ठीक है। सो वेदर नॉट DTO, यहाँ पे UI, यहाँ पे आप मैप करोगे टू वेदर समथिंग डेटा क्लास जो भी आपने इस DTO वाले पैकेज के अंदर में रखा होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मैपर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड इससे पहले हमने बात किया कि दोनों ही लेयर में क्यों यहाँ पे डेटा क्लासेस का जो पैकेज है वो हम रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज आता है, यूज केस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो हमने रिपोजिटरी में क्या किया था, हमने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, और उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, हमारी इस डेटा लेयर में, ठीक है, इस वाले इम्प्लीमेंटेशन वाले फाइल्स में। तो अगर हम यूज केस भी ऐड कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि बस यहाँ पे बस एक लाइन का अपना कोड होता है, ठीक है। और एक लाइन का क्या कोड क्या होता है कि डायरेक्टली जो भी गेट सेट फंक्शंस होते हैं ना, वो मतलब अब डेटा अपने को मिल जाता है ना, उस डेटा पे जो ऑपरेशंस करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको देखो इनिशियली क्या बोला था, रिपोजिटरी में हम डेटा गेट करेंगे और डेटा पे ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज केसेस बना रहे हो ना, तो आप इन रिपोजिटरीज में बस सिंपली डेटा गेट करोगे, ठीक है। और जो भी डेटा पे मॉडिफिकेशंस का काम है ना, वो आप करते हो यूज केसेस में। और यूज केसेस कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे डोमेन लेयर में। क्यों? क्योंकि हम जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मतलब डेटा हम जो गेट कर रहे हैं वो कहाँ पे है, डेटा लेयर पे, ठीक है। सो यूज केस को अभी के लिए आप अवॉइड करते हैं। एंड अगेन देखो, अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, या फिर आपके डेटा पे बहुत सारे ऑपरेशंस होने वाले हैं, तो उसी टाइम पे आप यूज केस का यूज करो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आप जब जस्ट CRUD ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, किसी डेटाबेस के साथ में, तो आपका हमेशा एक ही लाइन का कोड होगा। मतलब आप मान लो उस पर आपको कुछ ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि मान लो डेटा अगर आप सेव कर रहे हो, जब आप उसको फेच कर रहे हो, तो आप चाहते हो उसमें सॉर्टिंग वगैरह लगाना चाहते हो,
कि मतलब बहुत सारे आप मल्टीपल ऑप्शंस देना चाहते हो यूजर को कि सॉर्ट करो बाय टाइटल, ठीक है, बाय डेट, समथिंग लाइक दैट, तो वो हो जाते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। अगर वो ऑपरेशंस आप नहीं करना चाह रहे हो, बस सिंपली आप गेट सेट वाला काम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आप यहाँ पे कोड लिखोगे ना, वही कोड आप यूज केसेस में भी लिखोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई नीड नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आपके डेटा पे काफी ऑपरेशंस होने वाले हैं, तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप यूज केसेस भी बनाओ, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में, बट एज सच यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इतना भी करते हो क्लीन आर्किटेक्चर में तो काफी अच्छा है, ठीक है। एंड यूज केस कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस अगेन अपने को एक दूसरा पैकेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर हमारे यूज केसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम हमारे रिपोजिटरी को यूज करते हैं, ठीक है, और डेटा लेने के बाद में ऑपरेशंस करते हैं। तो उसको हम किसी प्रोजेक्ट्स में देख लेंगे, ठीक है। सो ये था अपना ओवरऑल अपना ये क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है, जहाँ पे अपने को 3 पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं। पहला अपना डेटा लेयर एंड दूसरा अपना प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। और अगर अपना स्मॉल प्रोजेक्ट है तो हम डोमेन लेयर को अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, या फिर हम चाहते हैं कि जो हमारा कोड टेस्टेबल हो, मेंटेबल हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम डोमेन लेयर को भी ऐड कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि डोमेन लेयर और डेटा लेयर दोनों में ही रिपोजिटरी पैकेज होता है, बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। और ये जो डीटीओ और मॉडल पैकेज दोनों के अंदर है, ये अल्टीमेटली डेटा क्लासेस को होल्ड करते हैं, बट कैसे होल्ड करते हैं, लाइक क्यों होल्ड करते हैं, ठीक है, उस पर हमने बात किया। लाइक कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। बाकी यहाँ पे लोकल, रिमोट, ठीक है, और उसके बाद हमने मैपर्स के बारे में बात किया कि जो भी हमारे डीटीओज होंगे हम उनको मैप करते हैं हमारे जो डोमेन वाले मॉडल्स हैं उनमें, ठीक है। सेम चीज जब हम डेटा को सेव वगैरह कर रहे होंगे तो उस टाइम पे अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि जो भी यूआई से अपने को डेटा आया है उसमें अगर कुछ और डेटा ऐड करना है तो हम उसको मैप करेंगे कहाँ पे, डीटीओ में। एंड इसके बाद ये अपना प्रेजेंटेशन लेयर था। प्रेजेंटेशन लेयर में मैंने क्या बताया आपको कि जो भी स्क्रीन होता है हम उसी के हिसाब से पैकेज का नाम क्रिएट करते हैं। उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन, व्यू मॉडल, इवेंट्स और स्टेट। अब यहाँ पे एक चीज हम और कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये प्रेजेंटेशन के अंदर में ये पैकेजेस है, मतलब हमारी स्क्रीन हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मान लो सारी स्क्रीन में हम ऐप बार यूज कर रहे हैं, तो वो एक कॉमन कंपोनेंट हो गया। तो हम प्रेजेंटेशन के अंदर में क्या कर सकते हैं, एक और पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, किसका, कॉमन का, जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, कॉमन कंपोनेंट्स, ठीक है, जो भी कंपोजेबल फंक्शंस होंगे। तो वही है, मतलब जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स खुद से क्रिएट करते जाओगे ना, आप देखना कि आप खुद से ना पैकेजेस वगैरह, फाइल्स वगैरह ऐड करते जाओगे, ठीक है। अल्टीमेटली एम ये है कि जो मैंने आपको बताया था, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, टेस्टेबिलिटी, रीडाबिलिटी एंड जो ईज ऑफ कोलैबोरेशन है, वो सब चीजें अगर फुलफिल कर रही हैं आपकी कोड बेस का स्ट्रक्चर, देन आप एक बढ़िया आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हो। सो ये था अपना पूरा क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है। मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा, इसमें हो सकता है कुछ चीजें छूट गई होंगी या फिर कुछ चीजें और हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने अभी बात किया, ये था हमारा डायरेक्ट, मतलब जो भी हमारा पूरा कोड बेस है ना, उसको 3 लेयर में बस डिवाइड करना, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ये जो पार्ट्स में एक और चीज लिखा था, ठीक है, एंड वो था फीचर वाइज, ठीक है। तो फीचर वाइज में देखो सिंपली हम क्या करते हैं कि पैकेज हम पहले ही क्रिएट कर देते हैं एक फीचर के नेम पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्या है, एक फीचर है। अब देखो इस फीचर के अंदर में हम लेयरिंग करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे डेटा बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर बना देंगे क्या, डोमेन, ठीक है, और उसके अंदर क्या बना देंगे, अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हम फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि ऑथेंटिकेशन में जो भी स्क्रीन होगा हम उसको इस प्रेजेंटेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। डेटा तो हम मान लो फायरबेस यूज कर रहे हैं तो फायरबेस और, तो वो चीज हम यहाँ पे रखेंगे। एंड जो भी लाइक इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो सब चीजें हम डोमेन में रखेंगे, ठीक है। मान लो फिर एक दूसरा अपना फीचर है कि हमारा नोट्स ऐप है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, नोट्स। अब देखो यहाँ पे फीचर मतलब ना कलेक्टिवली फीचर्स की बात होती है। जैसे नोट्स को ऐड करना भी एक फीचर है, डिलीट करना भी एक फीचर है। तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप करंट ऑपरेशंस कर रहे हो तो वो एक ही रेपोजिटरी के अंदर में आएगा। तो एक ही रेपोजिटरी के अंदर में आ रहा है तो आप एक ही डेटा लेयर के अंदर में रखो, ठीक है। तो ये जो नोट्स है, तो ये नोट्स फीचर के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन वही डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। डेटा लेयर में हमारा एक ही रेपोजिटरी होगा जो कि करंट ऑपरेशंस के लिए होगा, ठीक है। तो इस दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फीचर्स हैं हम फीचर्स के हिसाब से हम इनको क्या कर देते हैं, डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन अभी आप डिफरेंस मेरे को पूछोगे तो आप खुद इसका आंसर कर सकते हो। अगर मान लो आपका
प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होने वाले हैं। तो आप खुद बताओ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि मान लो बस मेरे को ऑथ वाले फीचर्स पे काम करना है, तो मैं सीधे इस वाले फ़ोल्डर को ओपन करूँगा। लेकिन मान लो कि आपका छोटा-सा प्रोजेक्ट है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, डेटा डोमेन और प्रेजेंटेशन रख सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के केस में और बेस्ट प्रैक्टिसेस के केस में आपको कौन-सा यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है? ताकि 2-3 फीचर भी है और अगर कोई दूसरा आपका कोड देख रहा है, तो उसको तुरंत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ठीक है, फीचर वाइज़ यहाँ पे स्प्लिट किया गया है सारे पैकेजेस को, एंड आप यूजुअली देखोगे कि फीचर वाइज़ ही यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है? तो ये था पूरा ओवरव्यू हमारे क्लीन आर्किटेक्चर का। अब हम आगे चलेंगे और हम फायरबेस और एपीआई के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है? हम देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है? सो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।